हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं स्टोर लेजर कैसे मेंटेन की जाती है। जितनी भी उत्पादन संस्थाएं होती हैं वे रॉ मटेरियल के लिए एक स्टोर लेजर बनाती है। स्टोर लेजर और स्टोर दोनों में अंतर है। स्टोर का अर्थ होता है कच्चा मटेरियल और स्टोर का अर्थ होता है फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल। अब जो माल अपने पास में आता है उस माल को अपन कैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करें, उसके लिए विभिन्न प्रकार के मेथड है। लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, विभिन्न प्रकार के मेथड है जिसका अपन अध्ययन करते हैं। अब देख लो, नियम ये होता है जो चीज पहले आती है उस चीज को पहले निर्गमन करें तो फीफो मेथड, ठीक है। जैसे अपन कोई चीज पहले आती है उस चीज को अपन पहले बेचते हैं तो लेटेस्ट माल है जो अभी अभी नया आया है वो अपने गोदाम के अंदर रहेगा। दूसरा मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अपन ने ये देखा है कि जिस समय मंदिरों में प्रसादी वितरण होती है उस समय लिफो मेथड काम में लिया जाता है। जो लास्ट में आता है वो दरवाजे के पास में बैठता है, प्रसादी वितरण में सबसे पहले उसको प्रसादी मिलती है, तो ये लिफो मेथड है। तो इसके लिफो मेथड का अर्थ होता है जो माल लास्ट में आया है उस माल को पहले इश्यू करते हैं। अर्थात अपने पास गोदाम के अंदर कौन सा माल रहेगा, जो माल अपन ने पहले खरीदा था। दूसरा, वस्तुओं के मूल्य निरंतर बढ़ रहे हैं, अर्थात आज भाव 10 रुपए के भाव से माल आया, कल 11 रुपए के भाव से माल आए, उसके बाद 12 रुपए के भाव से माल आए, तो व्यक्ति कौन सा मेथड यूज में लेगा, तो व्यक्ति मेथड यूज में लेगा लिफो। लिफो मेथड क्यों यूज में लेगा, इसके पीछे ये रीजन है कि व्यापारी लाभ तो ज्यादा अर्जित करना चाहता है लेकिन पुस्तकों में कम लाभ को दिखाना चाहता है। अर्थात जो माल लास्ट में आया है वो अधिक मूल्य वाला माल होगा। यदि उसको इश्यू करेगा, जैसे 10 रुपए वाले माल को इश्यू किया और उसको 15 रुपए वापस बनाने में टोटल मिले तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और यदि 11 रुपए वाले माल को इश्यू करेगा तो 4 रुपए प्रॉफिट होगा। अर्थात मूल्य निरंतर बढ़ रहे हैं, तब लिफो मेथड वो काम में लेगा। तो अपन सभी मेथड को अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले अपने पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अपन विभिन्न प्रकार के मेथड को में यूज में लेंगे। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं स्टोर लेजर। स्टोर लेजर डेट, आरआर नंबर या वाउचर नंबर, ठीक है। उसके बाद में रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स में क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। इसी तरह से इश्यूड, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। फिर बैलेंस, बैलेंस में क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट, ठीक है। तो पहले देखो अपने पास में ओपनिंग बैलेंस है 500 यूनिट 10 रुपए के भाव से। तो यहां डेट पहले लिखेंगे जो यहां प्रश्न में दी हुई है, वो है 1 अगस्त 2013। तो 1/8/13 क्या चीज था, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और कितनी क्वांटिटी में माल था अपने पास, 500 यूनिट था 10 रुपए के भाव से। तो सीधा ही बैलेंस में आएगा मेरे पास 500 यूनिट एट द रेट 10, कुल माल हुआ 5000 रुपए का। अब मेरे पास दूसरे में माल आया है, हाँ अपन मेथड कौन सा ले रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेथड ले रहा हूं लिफो। जो माल अंत में आया उस माल को पहले बार भेजना है। अब अभी अपने पास तो माल एक तरह का ही है। अब दूसरा
मुझे इश्यू करना है 300 यूनिट। तो यहां पर कौन सी तारीख को इश्यू करना है? 5 तारीख, और रसीद नंबर है 323। ये 5/8 323 नंबर। कितनी क्वांटिटी में इश्यू करना है? 300 यूनिट। ये 300 यूनिट। अब 300 यूनिट किस में जाएगा? अपने पास एक ही तरह का माल है। यदि 2 तरह का माल होता तो जो माल लेटेस्ट में आया है वो माल पहले देते। तो ये 300 यूनिट जाएगा @ 10 के भाव से, अमाउंट हुआ 3000। बैलेंस मेरे पास बचा 200 यूनिट, और 200 यूनिट @ 10 के भाव से, और ये 2000। अब मेरे पास दूसरा माल आया है, रिसीव्ड हुआ है 9 तारीख को, और वाउचर नंबर है 215। नौ 8 को 215 नंबर, और रिसीव क्वांटिटी है मेरे पास में 600 यूनिट्स। 600 यूनिट्स 11 के भाव से। तो यहां पर 600 यूनिट 11 के भाव से, ये हुए 6600। अब मेरे पास माल बचा है 200 यूनिट पहले था, 600 यूनिट और आया, तो 800 यूनिट, जिसमें से 200 यूनिट है मेरे पास 10 रुपए वाला, और 600 यूनिट है मेरे पास 11 रुपए वाला, और कुल माल की कीमत तो 2000 का पहले माल था, 6600 का अब आया, तो ये 8600 रुपए का माल मेरे पास। अब अपने पास में दूसरा आता है आगे 14 तारीख को 423 नंबर वाउचर पे, 423 नंबर वाउचर पे, और 250 यूनिट मैंने इश्यू किए। तो ये मैं 250 यूनिट इश्यू किए, ये 250 यूनिट। अब मेथड है मेरे पास लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल लास्ट में आया है उसको पहले भेजेंगे। अब मेरे पास 2 तरह का माल है, 200 यूनिट और 600 यूनिट। तो मेरे पास जाएगा 250 यूनिट @ 11 रुपए के भाव से। तो ये हो गए 2750। ठीक है, 2500 2750। अब मेरे पास माल बचा 800, जिसमें से 250 चला गया, 550 यूनिट। ठीक है, और 550 यूनिट में 200 यूनिट तो मेरे पास होंगे 10 रुपए वाले, 350 यूनिट 11 वाले। अब मेरे पास टोटल 8600 था, जिसमें से 2750 का माल चला गया, पीछे बचे 8 8 16 3 और 5 8 5850। अब मेरे पास 14 के बाद में आया 20 तारीख, 100 यूनिट रिसीव हुए। ये 20/8 100 यूनिट रिसीव हुए मेरे पास, और ये वाउचर नंबर थे इसके 222। ये 222 100 यूनिट रिसीव हुए, और 100 यूनिट की कॉस्ट रुपए 12 रुपए के भाव से, तो वो बन गए 1200। अब मेरे पास गोदाम के अंदर माल है 550 और 100 650 यूनिट, जिसमें से 200 यूनिट तो है 10 वाला, 10 वाले, और 350 यूनिट है 11 वाले, और 100 यूनिट है @ 12 वाले। 5850 और 1200 7050। हाँ, अब मेरे पास इश्यू करना है मुझे 400 यूनिट 27 तारीख को। ये 27/8, कौन सा वाउचर नंबर है? 524। इश्यू करना है 400 यूनिट। ये 400 यूनिट किस भाव से होंगे? सबसे पहले लेटेस्ट जो अभी अभी माल आया है नया, वो यूनिट है 100 यूनिट तो मेरे पास जाएंगे 12 के भाव से। उसके बाद में
300 यूनिट जाएंगे, इसमें से 300 यूनिट जाएंगे 11 के भाव से, तो 1200 और 3300 कुल हुए 4500 रुपए। अब मेरे पास पीछे गोदाम के अंदर बचेंगे 250 यूनिट। अब 250 यूनिट में 200 यूनिट तो होंगे 10 रुपए के भाव से और 50 यूनिट होंगे 11 के भाव से, तो 2000 और ये 4500 इसमें से चले गए, ये 2550, ठीक है 2550। अब अपने पास स्टोर के अंदर जो माल बचा वो है 250 यूनिट और 2550। इस तरह से जो माल लास्ट में आया, लेटेस्ट आया, उस माल को पहले अपन बाहर बेचते हैं। तो ये अपना तैयार हुआ मेथड, फीफो मेथड। और फीफो मेथड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य आया 2550 रुपए। अब अपन इस सवाल को फीफो मेथड से हल करते हैं। फीफो मेथड से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस पर वही प्रारूप बनाना है, वापस वही स्टोर लेजर, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें भी वही प्रारूप बनाना, पहले डेट, उसके बाद में रिसिप्ट, इश्यूड और बैलेंस, और एक लेना आरआर नंबर या रेलवे रसीद नंबर। अब रिसीट में क्वांटिटी, प्राइस, डेट, आरआर नंबर या बिल नंबर या रेलवे रसीद नंबर, फिर उसके बाद में रिसिप्ट्स में क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। इसी प्रकार इशूड में क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, ठीक है। इसी प्रकार बैलेंस, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। अब अपन डेट लिखते हैं। पहले अपने पास डेट है, ओपनिंग बैलेंस है 1 अगस्त, ओपनिंग स्टॉक कितनी क्वांटिटी में है, 500 यूनिट 10 रुपए के भाव से, 500 यूनिट 10 रुपए के भाव से, ये बन गया 5000। अब दूसरा मेरे पास रिसीव्ड होता है, इश्यूड होता है 300 यूनिट, तो यहां 300 यूनिट में इश्यू करता हूं। और मेरे पास एक तरह का माल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया वो पहले बाहर निकालना है। मेरे पास एक ही तरह का माल है, तो ये 300 यूनिट जाएंगे 10 रुपए के भाव से और ये 3000 हुए। अब मेरे पास पीछे गोदाम के अंदर माल रहेगा 200 यूनिट 10 रुपए के भाव से और ये 2000। और इसकी रिसीव डेट थी, इश्यू डेट थी 5 तारीख, 5/8, और ये अपने, और वाउचर नंबर थे इसके 323। अब मेरे पास माल आया है 9 तारीख को 600 यूनिट, ये 9/8 क्वांटिटी में आया 600 यूनिट्स, और बिल नंबर है इसके 600 यूनिट के 215, और 600 यूनिट आया 11 भाव से, तो ये हुए 6600 रुपए। अब मेरे पास गोदाम के अंदर जो माल है वो है, पहले मेरे पास था 200 यूनिट, 600 यूनिट और आ गया 800 यूनिट। अब मैं लिखूंगा मेरे पास 200 यूनिट तो है, 200 यूनिट है मेरे पास 10 के भाव से, और 600 यूनिट है मेरे पास 11 रुपए मूल्य वाले,
11 के भाव से। मेरे पास 2000 का माल पहले था, 6600 का और आया, अब माल हुआ 8600 रुपए। अब 9 तारीख के बाद में फिर डेट आती है 14 तारीख और 250 यूनिट इश्यू कर दें। ये 14/8, वाउचर नंबर है 423 और इश्यूड करने हैं 250 यूनिट्स। ये इश्यूड में 250 यूनिट। अब जो माल मेथड अपना चल रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पुराना था उस माल को पहले बाहर निकालना है। तो पुराना माल है 200, तो 200 यूनिट तो जाएगा @10 के भाव से और 50 यूनिट जाएगा @11 के भाव से। तो ये 2000 और ये 2550। अब मेरे पास पीछे बचेंगे 550 यूनिट्स। अब फर्स्ट इन में ये चले रहे थे, अब 550 यूनिट है मेरे पास। एक ही तरह का माल है, वो है 11 रुपए वाला। 8600 में से 2550 चले गए, पीछे बचे 6050। यहां पर अपन ने जो माल पहले आया था उस माल को पहले अपन ने इश्यू किया और शेष जो बचा है जो लेटेस्ट खरीदा हुआ माल है। ये तारीख हुई अपने 14/8। अब 20/8 को रिसीव हुआ है, ये 20/8 को रिसीव हुआ है और इसके वाउचर नंबर है अपने पास में 222। ये 222 कितने यूनिट रिसीव हुआ है? 100 यूनिट 12 रुपए के भाव से। 100 यूनिट ये 12 रुपए के भाव से, तो अपने पास हुए 1200। अब मेरे पास गोदाम के अंदर माल कितना है? पहले 550 था, 100 यूनिट और आया। अब मेरे पास उठे 650 यूनिट, जिसमें 550 यूनिट तो है 11 के भाव से और 100 यूनिट है 12 के भाव से और कुल माल हुआ 7250 रुपए का। 6050 का पहले था और 1200 रुपए का माल और आया। हाँ, अब अपने पास 27 तारीख को इश्यूड हुआ है वाउचर नंबर 524 और इश्यूड हुआ है 400 यूनिट्स। ये 400 यूनिट्स। अब 400 यूनिट वो इश्यू करेंगे जो पहले आया हुआ है। तो पहले वाला माल है 550 यूनिट है और 100 यूनिट, तो 550 यूनिट में से 400 यूनिट देंगे। वो 400 यूनिट @11 के भाव से जाएगा। तो ये हो गए 4400 रुपए। पीछे मेरे पास बचा 250 यूनिट्स। 250 यूनिट में 550 में से 400 चले गए, 150 यूनिट 11 के भाव से और 100 यूनिट 12 रुपए के भाव से। कुल मेरे पास था 7250 रुपए का माल, जिसमें से 4400 का चला गया। ₹2850 रुपए का। तो लिफो मेथड से इस स्टॉक का वैल्यू आया 2850 रुपए। अब सबसे पहले अपन को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पढ़ाना था, फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पढ़ाना था। मैंने उल्टा इसलिए पढ़ाया कि सिंपल एवरेज के समय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड वापस यूज में आता है। इसलिए अपन को इसमें जब मैं सिंपल एवरेज मेथड अब पढ़ाऊंगा तो मेरे पास जो सामान बैलेंस में रहेगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से ही रहेगा, लेकिन जो सामान में इश्यू करूंगा उसकी प्राइस मेरे गोदाम के अंदर बचे हुए माल की जो प्राइस है उसकी एवरेज प्राइस आएगी। तो ये चीज अपने लिया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब इस मेथड को मैं सिंपल एवरेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे बैलेंस के अंदर तो ये माल रहेगा, लेकिन जो अमाउंट है वो इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे यहां पर अपना बैलेंस आ रहा है 500 × 10 5000, 200 × 100 2000।
इस तरह से जो ये बैलेंस वाला अमाउंट है वो सिंपल एवरेज मेथड के अंदर टैली नहीं होगा, तो इसमें केवल इश्यू वाली क्वांटिटी चेंज हो जाएगी और बैलेंस वाला प्राइस चेंज हो जाएगा। अब इस सवाल को मैं सिंपल एवरेज मेथड से हल करवाता हूं। इस सवाल की पूरी कॉपी कैसे होगी रमेश? पूरे सवाल की कॉपी अगले पेज पे हो जाएगी। हाँ, इस तरह से अपने फीफो मेथड से ये आंसर आया 2850 रुपए। अब सिंपल एवरेज मेथड के अंदर मैं इस सवाल को समझाऊंगा तो मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। एक तो इस फीफो के स्थान पे मैं लिखूंगा सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज मेथड में होगा तो सामान का निर्गमन तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से ही होगा, लेकिन इश्यू प्राइस है उस समय मेरे पास गोदाम के अंदर जो माल है उस माल का एवरेज प्राइस होगा। अब जैसे देखो यहां पर मैंने एक तरह का माल है तो उसका एवरेज प्राइस वही होगा। अब मैं यहां से कौन सी चीजें मुझे हटानी पड़ेगी? एक तो जो इश्यू वाली क्वांटिटी है वो तो सही है, वही रहेगी, लेकिन इश्यू वाली प्राइस है और उसका मूल्य है वो हट जाएगा। तो मैं इस चीज को हटा देता हूं, यहां से ही हटा दिया, यहां से हटा दिया। अब मुझे चीज क्या वापस हटानी पड़ेगी? जो बैलेंस है वो मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। जो चेंजेज है वही मैं कर रहा हूं इस सवाल में, और दूसरी सारी चीजें मैं नहीं हटा रहा हूं, इसको ऐसे ही रखा हूं सिंपल एवरेज मेथड से। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड से मैं किस तरह से इस प्रश्न को हल करूंगा। अब जो चीजें थी जिसमें चेंज था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से सिंपल एवरेज मेथड में कन्वर्ट करने का, जो चेंजेस थे वो चेंजेस मैंने हटा दिए हैं, वो चेंजेस हटा दिए। अब देखो सिंपल एवरेज मेरे पास गोदाम के अंदर, मेरे पास गोदाम के अंदर अब जो माल है वो ये है कि 300 यूनिट इश्यू करना है मुझे यहां पर, और मेरे पास एक ही तरह का माल है गोदाम के अंदर और वो है 10 रुपए वाला। ₹10 वाला माल है तो मैं 300 यूनिट है वो 10 रुपए के भाव से इश्यू करूंगा और इश्यू प्राइस हुई मेरे पास 3000। अब मेरे पास 5000 रुपए का माल था, 3000 का इश्यू कर दिया, पीछे बचे 2000। अब मेरे पास माल आया 600 का, तो 10 और 11 ये है, 2000 का माल था, 6600 का और आया, तो ये हुए 8600 रुपए। ठीक है, ये हुए 8600 रुपए। अब देखो इधर 250 यूनिट मुझे इश्यू करना है, तो इश्यू करने से पहले मेरे पास गोदाम के अंदर माल है 10 रुपए वाला और 11 रुपए वाला। तो जो सिंपल एवरेज है 10 और 11 का, तो 10 प्लस 11/2, और यदि मेरे पास 3 तरह का माल होता, 10 वाला, 11 वाला, 12 वाला, तो 10 प्लस 11 प्लस 12/3 करता। अर्थात जितनी भी परचेजिंग प्राइस का माल है उन सभी को जोड़ करके और जितनी संख्या की जोड़ की उतना भाग करके सिंपल एवरेज लेते हैं। तो मेरे पास ये 250 यूनिट आएगा, उसकी औसत प्राइस हुई 10 और 11 दोनों का माल है, इसलिए 10.5 रुपए के भाव से। अब 10.5 रुपए के भाव से इश्यू करूंगा तो मेरे पास इसकी कीमत हो जाएगी 2500 और 125, 2625 रुपए। यह मल्टीप्लाई किया 2625 रुपए। अब लिखा बैलेंस में यही जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 550 यूनिट 11 वाले, क्योंकि जो बैलेंस के अंदर मेंटेन करूंगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को फॉलो करते हुए इस मेथड को फॉलो करूंगा। तो 8600 में से 2625 का माल चला गया, पीछे बचा मेरे पास 75, 7 और 9, 5975 रुपए का माल। अर्थात 550 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5975 रुपए नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी इस माल का मूल्य 5975 रुपए रहेगा। अब मेरे पास 100 यूनिट 1200 रुपए और आए, तो 5975 थे और 1200 और 7175 रुपए। अब मेरे पास 400 यूनिट इश्यू करना है और मेरे पास गोदाम के अंदर माल है 11 वाला और 12 वाला। 11 और 12 का एवरेज हुआ 11.5, 11.5 इंटू 400,
ये हो गए 4600। अब 4600 और मेरे पास 7175 का माल था, तो पीछे बचा 6 और 5 11, 5 और 2 2575 रुपए का माल। अब देखना सिंपल एवरेज के अंदर सबसे पहले आप फिफो मेथड के अंदर जो माल का बैलेंस है वो बैलेंस वही होगा, लेकिन अमाउंट चेंजेज होंगे। ये ध्यान रखना, अमाउंट चेंजेज होंगे और जो इश्यू प्राइस है वो जितनी परचेजिंग प्राइस का माल होगा उसका सिंपल एवरेज निकाला जाएगा। यहां पर देखो अपने पास दो तरह का माल आया। यदि 3 तरह का माल होता, सपोज यहां पर 11 12 10 11 और 12 रुपए का माल होता, तो अपन 10 प्लस 11 प्लस 12 तीनों को जोड़ते और उसका जो एवरेज प्राइस आता वो इश्यू प्राइस में लेते। तो ये अपने सवाल था सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अब अपन चौथा मेथड पढ़ते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में पुराना माल और नया माल एक साथ मिलाया जाता है और उसका जो एवरेज होता है उसको ही अपन काम में लेते हैं। वेटेड एवरेज मेथड में वो एवरेज ही काम में लेते हैं। हाँ, अब अपन इस सवाल को वेटेड एवरेज मेथड से हल करते हैं। स्टोर लेजर, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज से प्रश्न कैसे हल होगा, वही प्रारूप बनाना स्टोर लेजर में, डेट, आरआर नंबर, उसके बाद में रिसिप्ट में क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। इश्यूड में क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। अब बैलेंस में क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। अब देखिए अपने पास सबसे पहले बैलेंस में है 1 अगस्त 2013 में ओपनिंग स्टॉक कितना माल है, 100 यूनिट है, सॉरी 500 यूनिट है और 10 रुपए का। तो यहां पर क्वांटिटी में 500 और 10 रुपए का, यहां 5000। फिर उसके बाद में अगली डेट है 8/5/8 और वाउचर नंबर 323। इससे माल आया अपने पास में 300 यूनिट अपन ने इश्यूड किए हैं। तो अपने पास एक ही तरह का माल है और वो माल 10 रुपए वाला है, तो ये 10 रुपए के भाव से इश्यू होंगे और ये 3000। शेष मेरे पास बचेंगे 200 यूनिट और ये 10 रुपए के भाव वाले 2000। अब अगला है 9 तारीख रिसीव्ड हुई है 9/8 और वाउचर नंबर है 9/8 का 215 नंबर। रिसीव्ड क्वांटिटी है 600 यूनिट 11 रुपए के भाव से, ये 6600 रुपए। अब मेरे पास गोदाम के अंदर माल हुआ 800 यूनिट और प्राइस है 8600। अब जो मैं इसका प्राइस लूंगा वो 10 और 11 ये नहीं लिखूंगा। अब इसका प्राइस होगा 8600/800। 8600/800, 8 एकम 8, ये 10, फिर उसके बाद में 6 60 7 और फिर बचे 5, 10.75। ये प्राइस आया 10.75। कैसे निकला प्राइस, टोटल जितने रुपए का माल है और जितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड करने से जो माल निकला वो 10.75 रुपए के भाव से। अब जो भी माल इश्यू होगा यहां पर वो 10.75 से इश्यू होगा। ये तारीख थी मेरे पास 9/8। अब 14 तारीख को मुझे इश्यू करना है।
ये 14/8 कितने यूनिट इश्यू करने हैं? वाउचर नंबर 423 इश्यू करने हैं मुझे 250 यूनिट्स। ये 250 यूनिट्स और 250 यूनिट होंगे 10.75 के भाव से। $2687.5 या 50। पीछे मेरे पास माल बचेगा 550 यूनिट्स और वही 10.75 के भाव से। ये 5, ये 12, 7, 5,912 रुपए 50 पैसे। ये तो मेरे पास 14/8। अब 20 तारीख को 100 यूनिट रिसीव हुए 12 के भाव से। ये 20/8 वाउचर नंबर है 222 यूनिट्स हैं रिसीव्ड वाले 100 12 रुपए के भाव से। ये 1200 हुए। अब मेरे पास गोदाम के अंदर माल हो गया। पहले माल था 550, 100 यूनिट और आया। अब मेरे पास हुए 650 यूनिट्स और 5912 और प्लस 1200 रुपए 7112.5। अब मुझे एवरेज प्राइस लेना है 7112.5 बट्टे 650। तो 650 था, इसमें से बात दे दो तो जो प्राइस आए वो आया 10.94। अब मेरे पास पीछे जो माल है इश्यू करना है मुझे 400 यूनिट्स। ये 400 यूनिट 10.94 के भाव से इश्यू होगा। 4,376। पीछे मेरे पास माल बचा 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स और ये 10.94 के भाव से। अब इसमें से माइनस कर लो ये 4376 तो 0.5 6 और 6 12 8 8 और 3 11 4 और 7 11 5 और 2 2736.5। अब हो सकता है थोड़ा सा ये अंतर आ जाए कि 10.94 से ये मल्टीप्लाई बराबर नहीं हो, क्योंकि 94 के बाद में भी कुछ छोटी संख्याएं हो सकती हैं जिसके कारण राउंड ऑफ के कारण ये अंतर आए। तो ये विभिन्न प्रकार के मेथड से यहां पर डेट लिखनी है मुझे 27/8 और वाउचर नंबर है मेरे पास 524। इस प्रकार सामग्री निर्गमन के अपन ने विभिन्न मेथड पढ़े। पहला लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर सिंपल एवरेज और फिर वेटेड एवरेज। इन सभी मेथड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन अलग अलग प्राइस के हिसाब से आएगा। आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे यदि इसमें शॉर्टेज हो जाती है, माल शॉर्टेज हो जाती है तो उसको अपन नॉर्मल लॉस माने या एबनॉर्मल लॉस माने, उस तरह से अपन इसका सवाल का ट्रीटमेंट करेंगे। धन्यवाद।